तो इन दोनों को एक एक करके देखते हैं कि वर्क ऑर्डर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग क्या है और मेंटेनेंस शेड्यूलिंग क्या है। अब वर्क ऑर्डर जो है बेसिकली एक इट्स अ फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो कि आपको जब भी कोई मेंटेनेंस चाहिए होती है, चाहे वो प्लान मेंटेनेंस हो या वो करेक्टिव मेंटेनेंस हो, यानी वो एज पर ओईएम इंस्ट्रक्शंस या डिज़ाइन स्टेज पे जो आपने प्लान किया था मेंटेनेंस उसका पार्ट हो, या कोई ब्रेक डाउन हो जाए, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाए, तो आप जब मेंटेनेंस रिक्वेस्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर आप रिक्वेस्ट देते हैं। उस कागज़ को या उस फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं वर्क ऑर्डर। और जब वर्क ऑर्डर को भी प्लान करना होता है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए होती है, और जब बहुत सारे वर्क ऑर्डर इकट्ठे हो जाते हैं, या इवन वुड आप उस वर्क ऑर्डर पे प्रायोरिटी भी लिखते हैं कि आपको फौरन चाहिए या नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर चाहिए या नेक्स्ट 1 वीक के अंदर चाहिए। तो अगर वो आपने उनको प्ले दिया हुआ है कि आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, तो फिर वो इकट्ठे करके उनको प्लान भी कर सकते हैं। तो वर्क ऑर्डर में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपको स्पेसिफिक काम कौन सा चाहिए, और फिर मुख्तलिफ लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है जो आप वर्क ऑर्डर में लिखते हैं प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए? जो इन्फॉर्मेशन होती है उस कागज़ पे जो आपने देनी होती है, उनमें आपने अपना नाम लिखना होता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइटम कौन सा है जिसकी मेंटेनेंस चाहिए, और वो आइटम जो है वो आप स्पेसिफिकली वो सीरियल नंबर से बताते हैं, और ये बताते हैं कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है या लगा हुआ है, इस वक्त काम कर रहा है कि ब्रेक डाउन हो गया। फिर आप उसकी प्रायोरिटी बताते हैं काम की, और उसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि आपके ख्याल में एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। अब नॉर्मली होता क्या है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में तो आप डिस्क्रिप्टिव तौर पे बता सकते हैं कि क्या काम चाहिए, लेकिन जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको नहीं भी पता होता। एक कोई आसान सी इक्विपमेंट है जैसे पंप है, तो वो तो शायद आप अपने साइट पे आपने खोल के देख लिया कि इम्पेलर टूटा हुआ है, तो आप लिख देंगे कि इम्पेलर ब्रोकन। वो भी पूरी बात नहीं होती, क्योंकि इम्पेलर टूटते हुए हो सकता है कि बेरिंग को डैमेज कर गया हो, जो शायद वो आपको नहीं नज़र आ रहा, या हो सकता है कि वो पीछे वाली शाफ्ट को मिसअलाइन कर गया हो, तो वो भी आपको नहीं लगेगा। वो डिटेल बहरहाल वही बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्लान मेंटेनेंस के केस में आप पूरी बात बता सकते हैं, क्योंकि वो लिखा होता है ओईएम के डॉक्यूमेंट्स में। करेक्टिव मेंटेनेंस के केस में आप जितना आपको पता होता है आप वो बता देते हैं, और साथ ही आप प्रायोरिटी बताते हैं कि ये मुझे फ़ौरन चाहिए, या मेरे पास स्टैंड बाय है, उसको मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टैंड बाय की 1 हफ्ता है, तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ठीक करके दे दें। तो फिर ये उनको बताता है कि वो इस पे फ़ौरन काम शुरू करें, या उसको अपने लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट के साथ इसको करें। फिर आप बताते हैं कि इसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। प्लान मेंटेनेंस के केस में वो लिखा होता है आईएलएस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसी तरह मेथड्स भी वहाँ पे लिखे होते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स भी लिखे होते हैं, और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और ड्राइंग्स भी आईएलएस के अंदर होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप उनको लगा के दे देते हैं मेंटेन करने वालों को। कंट्रोल के लिए जब ये काम हो जाता है सारे का सारा, तो उसी कागज़ में एक नीचे सेक्शन होता है जिसमें जो जिस वर्कशॉप ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो मेंटेनेंस परफॉर्म की होती है, वो और प्लानिंग वाले मिल के कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे एक्चुअल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस मेंटेनेंस में। तो इसमें इससे ऑब्वियसली वो जो हमारा एक वेल नोन कार्डिनल फिगर है जिसको हम MTTR कहते हैं, मीन टाइम टू रिपेयर, वो इससे इस्टेब्लिश होता है। फिर ये मेंटेनेंस करने के लिए स्पेयर्स और मटेरियल्स क्या यूज़ हुए। वैसे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के केस में वो ये हम बता देता है कि इस मेंटेनेंस में कितने स्पेयर और मटेरियल यूज़ हो गए, लेकिन वो चीज़ चेंज भी हो सकती है। हो सकता है कि एडिशनल डैमेज हो गया हो, या कोई पर्टिकुलर चीज़ इस्तेमाल ना हुई हो, वो आप लोगों ने इतना कम यूज़ किया हो कि उसकी मेंटेनेंस का टाइम तो आ गया था, लेकिन उसके अंदर चीज़ें इंटैक्ट थी, आपको चेंज नहीं करनी पड़ी। इसी तरह कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, आप जिन्होंने मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट की थी उनके लिए उसी कॉज की कोई और शक्ल हो सकती है, कि हमारे ख्याल में बिजली की फ्लक्चुएशन हुई थी इसलिए, लेकिन जो एक्चुअल मेंटेनर होता है वो उस कॉज को मे बी मोर टेक्निकल जुबान में लिखे कि कॉज ये था कि
बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से सो एंड सो कैपेसिटर्स फेल हुए थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये इक्विपमेंट डाउन हुई है। और फिर कंसीक्वेंसेस ऑफ फेलियर की ये जो फेलियर हुआ था, अभी ऑब्वियसली फेलियर की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है हम करेक्टिव मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो जो फेलियर हुआ था इससे नुकसानात क्या क्या हुए, अब इससे क्या फ़ायदा, इस इंफॉर्मेशन एंटर करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप फ्यूचर के मेंटेनेंसेस में फिर केयरफुल रहते हैं, और मे बी आप उसकी प्लान मेंटेनेंस की टाइम को रिवाइज करना चाहें। अच्छा जी, अब ये जो तीन चीज़ें हैं, वर्क वर्क ऑर्डर, प्लानिंग, शेड्यूलिंग में पहले आपने उसको प्लान करना होता है, फिर शेड्यूल करना होता है, और फिर एग्जीक्यूट करना होता है। इनको एक एक करके देखते हैं। प्लानिंग का आइडिया ये है कि आप जनरली प्लान इस चीज़ को कहते हैं कि कोई काम होना है तो उसको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करने को प्लान कहते हैं। और उसमें आप फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसको किस स्टेप्स में किया जाएगा, वो स्टेप करने के लिए रिसोर्सेज कितने चाहिए होंगे, और उनको अवेलेबल कैसे करना है। आइडिया ये होता है कि कम से कम पैसों में, कम से कम वक्त में, और गोल्स को सामने रख के प्लानिंग की जाए, यानी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक मेंटेनेंस प्लानर ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपकी मेंटेनेंस की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक मैनेजर होता है, जिसका आइडिया ये होता है कि काम ये होता है कि वो हर जॉब को जो उसके सामने आई है वर्क ऑर्डर की शक्ल में, उसको एनालाइज करे, देखे कि इसमें क्या काम चाहिए, और उस काम को वो डिस्क्राइब भी करे। यानी कि वो उसको इस तरह से लिखे कि करने वाले को पता चले कि उसने एग्जैक्टली क्या काम करना है। उसकी उस काम की सीक्वेंस और मेथडोलॉजी भी बताए। अब ये वैसे तो हमने थोड़ी देर पहले बात की ना कि प्लांट मेंटेनेंस के केस में ये ओईएम ने बता दिया होता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं भी होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिन्होंने इक्विपमेंट ऐसी शक्ल में सेकंड हैंड इक्विपमेंट लिया होता है, या ऐसी शक्ल में लिया होता है कि उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। तो वहाँ पे ये काम मेंटेनेंस प्लानर को करना होता है कि जो काम होगा इसकी सीक्वेंस क्या होगी, और किस तरीके से होगा, और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अभी जो मेंटेनेंस प्लानर होता है इसकी क्वालिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसका एक्सपीरियंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसने इंजीनियर ऑब्जेक्ट के साथ काम किया हो, इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, उसको आइडिया हो कि जब चीज़ें आती हैं तो किन ट्रेंड्स पे आती हैं, उन पे क्या क्या काम करना पड़ सकता है। फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस वालों को बहुत लोगों से बात करनी होती है। एक जिसने मेंटेनेंस रिक्वेस्ट की वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर जनरली मेंटेनेंस कोई किसी एक बंदे ने नहीं करनी होती है। थोड़ी सी भी इक्विपमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसको खोल के 3-4 वर्कशॉप्स को भेजना होता है, फिर वापस आके उसको जोड़ना होता है, तो एक लीड वर्कशॉप बन जाती है। और फिर 2-3-4 जितनी भी हों वो एग्जीक्यूटिंग वर्कशॉप्स बन जाती हैं। सब अपने अपने टाइम देते हैं, मैं 2 दिन में करूँगा, मैं 1.5 दिन में करूँगा, मैं 6 घंटे में करूँगा। तो ये फिर उनके साथ भी कम्युनिकेट करता है कि नहीं, आप इसको इस वक्त शेड्यूल कर लें, इस वक्त शेड्यूल कर लें, ताकि मेरे पास वापस इकट्ठी आए और मैं इनको जोड़ दूँ और उनको दे सकूँ, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम रखा हुआ है। दूसरा इसकी एक तरफ टेक्निकल स्किल्स, एक तरफ एक्सपीरियंस, एक तरफ कम्युनिकेशन स्किल्स, और फिर इसको प्लानिंग के टूल्स के साथ भी और डेटा एनालिसिस के साथ भी सावी होना चाहिए। क्योंकि एक दो तीन काम तो नहीं आते इसके पास, तो इनके डिपार्टमेंट के पास तो सैकड़ों हज़ारों मेंटेनेंस के काम आते हैं। वो मैनुअली करते रहेंगे तो सबके लिए मुश्किल होगी। तो फिर इनको प्लानिंग के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ। और इसी तरह जब डेटा इकट्ठा होता है तो उनको एनालाइज करके ट्रेंड्स देखना, और वापस मेंटेनेंस सिस्टम को बताना कि किसी एक पार्ट है इसकी, हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की रूटीन्स चेंज करनी है। आप हमारी डॉक्यूमेंट कह रही है कि इसमें हर दफ़ा ये वाली सील लगनी है, लेकिन पिछले मेरे पास जो 10 आए हैं उनमें 8 बार तो ये सील की लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या हमारा ये इक्विपमेंट कहता है कि इसमें ये 2 जॉइंट्स की क्लीनिंग होनी है और कैपेसिटर्स चेंज होने हैं, लेकिन मुझे तो हर दफ़ा जॉइंट्स क्लीन नहीं करने पड़े, लेकिन कैपेसिटर 4-4 चेंज करने पड़े हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को चेंज करें। तो इसलिए उसको प्लानिंग के टूल्स भी आने चाहिए और एनालिसिस के मेथड्स भी आने चाहिए, ताकि वो इस तरह की इनपुट दे सके। तो ऑब्वियसली ये सारे काम करने के लिए कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनुअली ये सारे काम करना। तो हम लोग अगले 2 लेक्चर्स के बाद सीएमएमएस को भी देखेंगे। प्लानिंग के बाद अब शेड्यूलिंग करते हैं। शेड्यूलिंग क्या है कि इट्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज।
यानी जब आपका वो ऑब्जेक्ट जिसकी आपने मेंटेनेंस करनी है वो आ गया मेंटेनेंस के लिए, आपको अवेलेबल हो गया, तो फिर आपने उसी वक्त आपको रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए जो चाहिए वो मेंटेनेंस करने के लिए। इसमें ऑब्वियसली फिर आपको प्रोडक्शन वालों से कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी कि वो किस वक्त अवेलेबल करेंगे। प्रायोरिटीज इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, ये काम अर्जेंट है, ये नॉर्मल है, या इसकी शेड्यूल्ड काम है, यानी आपका जब जब आपको कन्वीनियंट हो आप इसको शेड्यूल कर लें। अब शेड्यूल्स को भी आप ओरिजिनली एक जो हमने शुरू में लिखा हुआ प्लानिंग, एक प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन शेड्यूलिंग बार बार चेंज होती रहती है, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स एक तरफ चेंज होती रहती है, दूसरी तरफ हो सकता है कि जो आपने रिसोर्सेज लाइन अप करने का एक प्लान बनाया है वो इट डजंट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, और कोई चीज़ एयरलिफ्ट होनी है फॉरेन कंट्री से वो नहीं हो सकी, या लोकल इक्विपमेंट थी वो अवेलेबल नहीं हो सकती, पर्टिकुलर एचआर कोई अवेलेबल नहीं हो सकी, या जल्दी अवेलेबल हो गई है, तो प्लान्स को शेड्यूल करना के प्लान्स चेंज होते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल। और जब एक बार एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाता है, ऑब्वियसली इट रियली डिपेंड्स ऑन आपने कितनी अच्छी प्लानिंग की है, तो एग्जीक्यूशन उतनी ही आसान हो जाती है, और आपको फिर वेस्टेज नहीं होती, ना टाइम की, ना रिसोर्सेज की, ना प्रोडक्शन टाइम की। तो जितना अच्छा आपका वर्क ऑर्डर डॉक्यूमेंट होगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपकी अच्छी एग्जीक्यूशन होगी। आखिर में जो आपका एग्जीक्यूटेड काम होता है उसका अप्रूवल भी इंस्टीट्यूशलाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वो एक फीडबैक का सोर्स बनता है। आपका जब जिस बंदे ने आपको, जिस डिपार्टमेंट ने आपको मेंटेनेंस का कहा था, उसके पास चीज़ ठीक होके पहुंचती है, तो वो फिर कहता है कि हाँ ये मुझे एक्सेप्टेबल है। उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मे बी ओईएम डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, मे बी उस यूजेज के मुताबिक जो उसने करना है। तो अगर वो नहीं होता तो फिर क्वालिटी कंट्रोल का यहाँ पे पार्ट आ जाता है कि वो अगली दफ़ा इस प्रोसेस को रन करते हुए इंश्योर करें कि स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो, और कहीं पे कोई ट्रेनिंग होनी है तो वो ट्रेनिंग दी जाए। ये थी वर्क ऑर्डर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अब मेंटेनेंस शेड्यूलिंग, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि मेंटेनेंस शेड्यूलिंग थोड़ा सा मेंटेनेंस एग्जीक्यूशन के साथ ओवरलैप करता है। इट इज़ स्पेसिफिक टू व्हेन टू एग्जीक्यूट द वर्क, और ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी हमें एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में अलग अलग शेड्यूल बनाते हैं। जो हम पीछे शेड्यूल की बात कर रहे थे वो एक बड़ा कलेक्टिव शेड्यूल भी हो सकता था, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसके शेड्यूल की। अब ये ओईएम की साइट पे भी हो सकता है, ये जहाँ पे वो लगा हुआ है उधर भी हो सकता है, और ये हो सकता है ये आपकी अपनी एक लोकल वर्कशॉप हो उसके अंदर भी हो। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको लगे लगे ठीक करना होता है, उधर ही लगी रहेगी, इसको रिमूव नहीं करना होगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की ऐसे ऑयल ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी की, तो वहाँ पे कोई ऐसा पंप जो कि ऑयल टैंक के अंदर लगा हुआ है, लेकिन उसका साइज इतना है कि वो ऑयल टैंक के मुंह से बाहर नहीं आ सकता, तो फिर उसको ऑयल टैंक के अंदर ही रिपेयर करना पड़ेगा, वरना ऑयल टैंक को साइड से काटना पड़ेगा, तो वो आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो हो सकता है उधर ही आपको रिपेयर करें, हो सकता है आपकी लोकल वर्कशॉप पे रिपेयर करनी, यानी एक पंप है उसके इम्पेलर और सील्स चेंज होनी है, बेरिंग चेंज होने हैं, आप खुद अपनी वर्कशॉप में चेंज कर लेते हैं। या हो सकता है कि वो ओईएम की साइट पे जाए, हो सकता है कि वो ऐसा पंप है जो कि कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर, और जिसके जो हर्मेटिकली सील्ड है उसको आप खोलेंगे तो उसकी वारंटीज वगैरह एक्सपायर हो जाती है, तो वो इसेंशियली ओईएम के पास एयरलिफ्ट होके जाना है और वहाँ पे ठीक होना है। अब छोटे स्केल पे मिनट्स मेंटेनेंस एक्टिविटीज तो जो हमने अभी तक वर्क ऑर्डर सिस्टम की बात की उसके थ्रू हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है, ऐसा बल्कि यूजुअली होता है कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज को टर्न अराउंड मेंटेनेंस के दौरान शेड्यूल किया जाता है। टर्न अराउंड मेंटेनेंस क्या होती है कि आप पूरे के पूरे प्लांट प्लांट को बंद कर देते हैं, और मे बी एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जितना भी उसका टर्न अराउंड मेंटेनेंस का डिज़ाइन टाइम है। पिछली बार हमने बात की थी कि कुछ केसेस में, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बड़े प्लांट्स हैं, जैसे रेलवे की किसी लाइन को के हर एक एक स्लीपर की मेंटेनेंस करनी है, एक एक जॉइंट की मेंटेनेंस करनी है, जैसे किसी
शिप की मेंटेनेंस करनी है, सबमरीन की, या किसी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करनी है 747 की, तो उसकी टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ईयर्स में भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को आप टर्न अराउंड तक पुश करते रहें कि ये जब टर्न अराउंड टाइम आएगा तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। तो टर्न अराउंड मेंटेनेंस को एक प्रॉपर बड़े प्रोजेक्ट की तरह लेके चलना पड़ता है। यानी एक मेजर प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, एक सीक्वेंस में होनी होती है। तो वहाँ पे आपको एडवांस्ड एक्सटेंसिव मेंटेनेंस प्लानिंग की, शेड्यूलिंग की टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं, करते हैं। जैसे ये क्रिटिकल पर्ट सीपीएम आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, आपकी बुक में भी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, 19.1 एक्सरसाइज है, उसको देख, एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिएगा। या और भी बहुत सारी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, जैसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एड-इन्स हैं। जैसे एक्सेल के अंदर एक एड-इन है सॉल्वर, वो आपको मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम्स यूज़ करके आपको आइडियल नंबर बता देता है। वो कहीं मैं देखूंगा आज या नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी एक एग्जांपल बता दूंगा मैं। अब मेंटेनेंस शेड्यूलिंग के बाद मेंटेनेंस कंट्रोल, जैसा मैंने आपको बताया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसका आइडिया ये है कि एक अच्छा फीडबैक सिस्टम बने, और अगर कहीं पे किसी पर्टिकुलर मेंटेनेंस एक्टिविटी को जो लिखी हुई थी ओईएम से या आपने खुद लिखी थी उससे डिपार्चर हो रहा है बार बार, तो उसको रिविजिट किया जाए और उसको ठीक किया जाए। कहीं क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है तो अगली बार उस प्रोसेस को चेंज किया जाए ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। कहीं पे किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग की जाए ताकि मेंटेनेंस अच्छी हो। इस चीज़ को हम कहते हैं मेंटेनेंस कंट्रोल। मेंटेनेंस प्लान जो आपका बनता है बेसिकली वो आपके मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स से उसको डिक्टेट करते हैं। अ, उसकी बेसिस पे आप अपनी मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी उस इक्विपमेंट की जिसको मेंटेन करना है, इस पे कॉस्ट कितनी आई, क्वालिटी कितनी अच्छी थी इस मेंटेनेंस एक्टिविटी की, सेफली हुआ या नहीं हुआ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अगर उसके कोई थे तो उनको डॉक्यूमेंट करना। तो इन सब चीज़ों का आप डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ मेंटेनेंस एक्टिविटी की बात है ना। लेकिन जब आप एनालाइज करते हैं तो और डिपार्टमेंट से भी डेटा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी डिपार्टमेंट आपको बताता है कि उनकी क्या फीडबैक है आपके काम के बारे में। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपने इसमें कहा तो था कि इतने लोग होंगे लेकिन आपने इतने लोगों के इतने घंटे ले लिए तो इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। फिर जिस डिपार्टमेंट ने मटेरियल सप्लाई करने होते हैं, स्टोर्स वाले लोग, वो आपको बताते हैं, मुख्तलिफ डेटा देते हैं आपको। फिर इसी तरह वर्क कंट्रोल, यानी अ, जो आपने वर्क ऑर्डर बनाया था उसको जो प्लानिंग डिपार्टमेंट या जो भी उसको मैनेज कर रहा है वो आपको बताता है कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या किया गया था और एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या थी। तो इस सारे के सारे डेटा को एनालाइज करके आप इम्प्रूवमेंट एक्शंस सजेस्ट करते हैं या खुद लेते हैं, और फिर अगली बार जो मेंटेनेंस प्लान बनता है वो एक इम्प्रूव्ड प्लान होता है। तो इसके जो दो की एलिमेंट्स हैं मेंटेनेंस कंट्रोल सिस्टम के, वो एक आपका वर्क ऑर्डर सिस्टम है, यानी जो शुरू में डॉक्यूमेंट बनती है रिक्वेस्ट करने के लिए, और फिर वही जब काम पूरा हो जाता है तो उसी डॉक्यूमेंट का दूसरा पार्ट आप कंट्रोल के लिए फिल करते हैं। और दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी तमाम डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड होने चाहिए कि मेंटेनेंस की परफॉर्मेंस कैसी रही उस उसको मेजर करने के लिए सबके पास एग्रीड केपीआईज होने चाहिए, और फिर उसका एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम हो उन केपीआईज का कि उसकी बेसिस पे मेंटेनेंस को इम्प्रूव किया जा सके, मेंटेनेंस प्लान को नेक्स्ट साइकिल में। अभी जो टर्न अराउंड मेंटेनेंस जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बेसिक आइडिया ये है कि बड़े प्लांट्स को, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को आपको शट डाउन करना पड़ता है periodically, maybe once a few years, to carry out inspections, repairs, replacements and overhauls. इसको कहते हैं टर्न अराउंड मेंटेनेंस। यानी टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि उसको बिल्कुल नया करके वापस हम ले आएंगे, टर्न अराउंड कर देंगे उसको।
अब जितनी भी प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स वगैरह वगैरह, ये लोग जैसे मैंने आपको बताया, एयर फोर्सेस, नेवी, आर्मी, ये सब लोग भी अपनी बड़ी इक्विपमेंट का टर्न अराउंड शेड्यूल करते हैं। अब इसका इसका नाम हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में कुछ और हो, लेकिन आइडिया ये है कि उस सारी इक्विपमेंट को बंद करना है, अनअवेलेबल करना है एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए, ताकि वो आपको 2 4 6 साल और फिर रिन्यू होके सर्विस दे, और उस वक्त वो ज़्यादा रिलायबल हो, ज़्यादा सेफ हो, और बीच में ब्रेक डाउन होने का खतरा ख़त्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एयरक्राफ्ट को, कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो कि 700 लोगों को लेके फ्लाई करता है, उसके बारे में सोचें, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत हाई रिस्क को एक्सपोज होती हैं अगर वो वेल मेंटेन्ड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल टेक ऑफ करते हुए कुछ इक्विपमेंट यूज़ होती है, इसी तरह फ्लाइट के दौरान आपके इंजन्स यूज़ होते रहते हैं, और इसी तरह लैंडिंग करते हुए कुछ इक्विपमेंट यूज़ होती है, तो ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं। तो उन उन पे आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि खैर है 2 4 फ्लाइट्स और ले लो, क्योंकि बहुत से लोगों की जानें एट स्टेक होती हैं। और इवन जानों का इशू ना भी हो, खाली भी जहाज़ उड़ रहा हो, तो आप ये खतरा मोल नहीं ले सकते कि वो रास्ते में ख़राब हो जाए, या लैंड करते हुए नोज डाइव कर जाए, या टेक ऑफ करते हुए फेल हो जाए, क्योंकि अगर वो उस तरह फेल हुआ तो फिर वो बहुत लंबे अरसे के लिए खड़ा होगा। तो बेहतर ये होता है कि आप शेड्यूल करें उसका टर्न अराउंड। ऑब्वियसली उसका टाइम जो है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड होता है, ओईएम और आप मिलकर कैलकुलेट करते हैं, और उसके अंदर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ये जो टर्न अराउंड एक्टिविटी होती है, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, और अब बहुत अरसे के लिए प्लांट ने बंद होना होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि केयरफुली इसको प्लान और एग्जीक्यूट किया जाए। जब मैंने आपको कुछ अर्सा पहले एक एग्जांपल दी थी कि एक सबमरीन की जो टर्न अराउंड मेंटेनेंस होती है, इट कैन कॉस्ट मोर देन 20 बिलियन रुपीज़, एक सिंगल सबमरीन की। इसी तरह एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की टर्न, और ये सिर्फ बात हो रही है उस खर्चे की जो उस टर्न अराउंड पे आएगा। अनअवेलेबिलिटी उसकी ऑब्वियसली वो मेजरेबल नहीं होती। इसी तरह जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होता है, अगर आपने उसको खाली पेंट करना है और उसके अंदर सीटें चेंज करनी है, तो उस उसकी अपनी कॉस्ट तो है ही है, लेकिन जितने अरसे के लिए आप उसको खड़ा करते हैं, वो भी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है लॉस्ट प्रोडक्शन के केस में, हेड में आपको नुकसान होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि टर्न अराउंड को बहुत थॉटफुली प्लान और एग्जीक्यूट किया जाए। और जो आपकी मेंटेनेंस प्लानिंग और शेड्यूलिंग है, ये फिर इनका क्रिटिकल रोल होता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। टर्न अराउंड मेंटेनेंस फिर ऑब्वियसली उसकी इनिशिएशन जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाती है, 1 2 3 साल पहले शुरू हो जाती है। क्यों? अभी एक एक चीज़ को हम करके देखते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने वर्क स्कोप डिफाइन करना होता है, चूँकि वो एक प्रोजेक्ट की तरह चल रहा है उसने, तो स्कोप का मतलब होता है व्हाट इज़ इन व्हाट इज़ आउट। आपने फैसला करना होता है कि इस टर्न अराउंड में क्या चीज़ चेंज होनी है, क्या चीज़ चेंज नहीं होनी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, पीआईए का बड़ा जहाज़ है। अब इस दफ़ा हम उसके टरबाइंस को, ये गैस टरबाइन या इंजन जो लगा होता है उसके अंदर, उनको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो इन हो गए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक बड़ा पार्ट होता है इंजन एयरक्राफ्ट का। नहीं करेंगे, अभी उसके फर्ज करें 10,000 घंटे बाकी हैं उसकी फ़्लाइट के, तो फिर कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर एक एक जो मेंटेनेंस चाहिए उनके जॉब पैकेज बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका केबिन है, अंदर का एरिया जिसमें लोग बैठते हैं, वहाँ पे एक जॉब पैकेज बनता है कि इसके अंदर इतनी सीटें हैं, ये सीटें रिप्लेस होंगी, ये सीटें रिपेयर होंगी, फ्लोर के साथ ऐसे करेंगे, ऊपर जहाँ पे सामान रखते हैं उन जगहों के साथ ये चीज़ें चेंज होंगी, क्लचेस चेंज होंगे, लाइटिंग के साथ ये करेंगे, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ, एंड सो ऑन। तो जॉब पैकेज बनते हैं। फिर आप फैसला करते हैं कि उनमें से कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से खरीदनी है, उसका एक प्लान बनता है। फिर कुछ चीज़ें एग्जीक्यूशन भी आउटसोर्स करनी होती है, तो वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इन सब की फिर लॉजिस्टिक्स डिफाइन करनी होती है कि कब कब ऑर्डर होगा, कब आएंगे, कब हमारे पास पहुंचेंगे, हम कैसे उनको इकट्ठा पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि काम को डिजिग्नेटेड टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसके सेफ्टी एंड क्वालिटी प्रोग्राम्स। फिर कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, यानी किसको क्या क्या बताना है, इंटरनल कम्युनिकेशन अपने डिपार्टमेंट्स को,
और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्टर्स को, और बहुत सारे केसेस में आपको जो वॉच डॉग्स होते हैं उनको भी बताना होता है, आईआटा को एयरक्राफ्ट के केस में, या मिनिस्ट्रीज को बताना होता है। और वर्क कंट्रोल प्रोसेसेस भी, यानी आपने जिन लोगों ने काम को एग्जीक्यूट करना है उनको आप बताते हैं कि आपके पास ये वाला काम इस टाइम पे आएगा और आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर वर्क वर्क स्कोप किस चीज़ को कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो कि टर्न अराउंड में करना है आपने। तो वैसे तो ऑब्वियसली इसी से सारी चीज़ें फ्लो होती हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी होती है कि क्या क्या काम नहीं होना, क्योंकि आप हर टाइम में हर चीज़ नहीं डाल सकते, वरना तो टाइम की जो कॉस्ट है वो एग्जॉस्टिव हो जाएगी। अब इन इसके अंदर आप मेजर काम भी इंक्लूड करते हैं, बल्क काम भी और छोटे काम भी। मेजर काम का मतलब ये होता है कि किसी एक अ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले केबन की बात की, एयरक्राफ्ट की केबन की, तो वो एक मेजर काम है। उसके अंदर काम है जो जिनकी अपनी नेचर मुख्तलिफ है, और उनको मिला के वो एक मेजर काम बन जाता है। बल्क का मतलब होता है कि एक ही जैसे काम बहुत बार करने हों। जैसे हम थोड़ी देर पहले टैंक्स की बात कर रहे थे, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी की। तो अगर फर्ज करें पीएसओ का फैसिलिटी है और उसके अंदर 50 टैंक हैं, तो उन 50 टैंक की क्लीनिंग, अब क्लीनिंग एक ही काम है लेकिन 50 टैंक्स के अंदर होनी है, तो इसको हम कहते हैं बल्क काम। ये भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी नेचर ये होती है कि ये काम एक ही तरह का होता है। और फिर बाकी स्मॉल मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं होती और बल्क भी नहीं होती है। फिर आपने टाइम में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि लॉन्ग लीड टाइम के स्पेयर पार्ट्स या रिसोर्सेज कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उनको वेल इन एडवांस ऑर्डर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की एयरक्राफ्ट के इंजन की, या कंप्रेसर रोटर की, किसी फॉर एग्जांपल आपने पावर प्लांट चला रहे हैं, आप बिजली पिलाने का प्लांट चला रहे हैं, तो अगर आपने नया एयरक्राफ्ट इंजन या कंप्रेसर रोटर इंस्टॉल करना है, तो आप ओईएम आपने आपको बताया होता है कि जब भी आप ऑर्डर करेंगे मैं आपको उसके 1.5 साल बाद डिलीवर करूंगा। तो वो फिर ऑब्वियसली आपने पहले आइडेंटिफाई करके उनको बहुत अरसा पहले बताना होता है। फिर ऑब्वियसली एक इसकी बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग होती है बहुत पहले। जैसे हमने लॉन्ग लीड टाइम की बात की, जैसे वर्क स्कोप की बात की, इसी तरह जैसे ऊपर हमने बहुत सी चीज़ों की बात की, तो इनमें बहुत स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके काम अ, यानी जिनकी रेडीनेस टू परफॉर्म टीएएम वो इस्टेब्लिश करने के लिए भी 5-6 महीने चाहिए होते हैं। तो आपने वेल इन टाइम उन सबको बताना होता है ताकि वो अपने अपने काम कर लें, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वेंडर्स के साथ जहाँ पे कोऑर्डिनेशन करनी है वहाँ पे कर लें, और ऑपरेशंस के साथ भी रिकनसाइल करें। यानी उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम में तो बंद होगा, एयरक्राफ्ट खड़ा होगा, सबमरीन खड़ी होगी, प्लांट बंद होगा, तो अपने ऑपरेशंस वालों को भी बताना होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको 1 साल के लिए, जितने ऐसे के लिए भी टाइम चलनी है, अवेलेबल नहीं होगी। अब टैम जो है वो एग्जीक्यूट करती है एक स्पेसिफिक टीम, जिसका एक अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, और उसके साथ टेक्निकल और प्लानिंग के लोग भी होते हैं जिनकी उस इक्विपमेंट की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है। और इसमें बहुत से केसेस में कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम्स भी आपके साथ होती हैं। तो इसमें प्रैक्टिकली बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं उन उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स को साथ नहीं रखते। और ऑब्वियसली फॉरेनर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनको भी साथ रखना होता है, क्योंकि आपको एग्जीक्यूशन से थोड़ी देर पहले पता चलता है कि ये बात तो हमने उनको बताई ही नहीं, उनको तो 6 महीने चाहिए थे करने से पहले। तो वो फिर आप पहले दिन ही सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, ओईएम्स को बुला के एक किक ऑफ मीटिंग करते हैं कि हम आज से 2 साल बाद ये टीएएम या जो भी नाम रखते हैं आप लोग अपनी बड़ी एक्टिविटी का, उसको हम शेड्यूल करने लगे हैं। तो आप सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, और आप अपना हमारी टीम में एक मेंबर भी नॉमिनेट करें। ऑब्वियसली वो आप रिस्क उनको शिफ्ट कर रहे होते हैं कि वो आखिर में कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से आपकी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अब ये जो टीम होती है आपकी टैम की, ये अब उस सारे के सारे जो प्लान को, टैम का जो प्लान होता है ये उसके ओनर होते हैं। उस ऑब्वियसली प्लान के अंदर फिर सब प्लान्स भी होते हैं। क्वालिटी का प्लान होता है, लॉजिस्टिक्स का प्लान होता है, यानी कौन सी चीज़ कब कैसे अवेलेबल करनी है, और सारी प्लानिंग, शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन, और इवन क्लोजिंग और कंट्रोल भी, यानी ये काम
क्लोजिंग का मतलब कि ये ऑफिशियली किस वक्त हम कहेंगे कि ये टाइम मुकम्मल हो गया है, हैंड ओवर हो गया है जहाज़ अब मेंटेनेंस वालों से ऑपरेशंस वालों को। अब वो इसमें इसको दोबारा फ्लाइट एक्टिविटी पे शेड्यूल कर सकते हैं। और कंट्रोल का मतलब अगेन के लेसन्स लर्नड, कि आप इस सारे के सारे मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के डेटा को एनालाइज करके अगली मेंटेनेंस एक्टिविटी को इम्प्रूव करना। So that is it for this session, Ji. We'll have a question answer session on the coming weekend. Thank you.